हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज अपनी वीडियो को हम आगे बढ़ाने के दौर में आ चुके हैं और अब की वीडियो का जो एपिसोड है वो 6 होगा। हम 6 एपिसोड पढ़ेंगे। अब ये उसके बाद हम फिर हमारा जो संवैधानिक सफ़र है वो कैसा हुआ, तय हुआ, कैसे कैसे हमने एक्ट कहाँ कहाँ से लिए हैं, वो सब पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद। पर अब ये जो वीडियो है वो ऐसे नहीं यूपीएससी वालों के लिए, उनके लिए तो है ही है। ये वीडियो आम आदमी भी देख सकता है, जिसको पता लगेगा कि केंद्र और राज्य के बीच में कैसे कैसे संबंध है, किसमें जा सकती है और हमारे देश के राज्य व्यवस्था किन किन चीज़ों पर टिकी है और कैसी कैसी राज्य व्यवस्था होती है। तो फिर हम चलो शुरुआत करते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी जो लिखित संविधान होता है लोकतांत्रिक देश, उसकी 3 राज्य व्यवस्था की प्रकृतियां होती हैं। राज्य व्यवस्था की जो संघ की जो होती है उसकी प्रकृति 3 तरीके की होती है। संघात्मक प्रकृति, यहाँ थोड़ा फ्लैश पड़ रहा होगा तो बोल दे रहा हूँ तो सबको समझ में आ जाएगा। 3 तरह की होती है। पहली संघ, परिसंघ, महासंघ, ठीक है। इसे कहते हैं यूनियन, इसे कहते हैं फेडरेशन, इसे कहते हैं कन्फेडरेशन, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल होता है, सेंटर के बाद स्टेट से जा सकती होती है संघ में, ठीक। यहाँ सेंटर और स्टेट के पास मध्य एक समान शक्ति होती है, ठीक। यहाँ सेंटर के पास कम शक्ति होती है और स्टेट के पास जा सकती होती है, ठीक है। ये अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। केंद्र के पास शक्ति ज्यादा होती है, यहाँ केंद्र और राज्यों में सरकारी शक्ति बराबर होती है, यहाँ केंद्र के पास शक्ति ज्यादा होती है। तो इसको आप अपनी तरफ से लिख सकेंगे, मैंने तो बता दिया मुंह से, आप देख लेना कैसे लिखना है आपको, ये खुद भी लिखेंगे आप, ठीक। इसका जैसे जो अच्छा एग्जाम्पल दिया जाएगा, हमने जो ऐसे राजस्थान की संघात्मक प्रकृति लिए कनाडा से लिए, तो एग्जाम्पल हम कनाडा के देंगे, ठीक। यहाँ की जो होती है वो होती है यूएसए की, ठीक। यहाँ की जो होगी पूर्वी सोवियत संघ, ठीक, ठीक है। यहाँ पे जो केंद्र और राज्य के बीच में ये नहीं है कि कोई एग्रीमेंट साइन हुआ कि हाँ हम इस चीज को काम करेंगे, उस चीज पे काम करेंगे। यहाँ पे जो केंद्र का जो संबंध चलता है राज्यों के साथ, निष्ठा के आधार पर चलता है। यहाँ वैधानिक रूप होता है, यहाँ भी निष्ठा के आधार पर चलता है। तो देखो निष्ठा के आधार पर कैसे, जैसे कि केंद्र जैसे जीएसटी हो गया, अब सारा केंद्र जीएसटी राज्यों में बांटता है, सबसे हासिल कर लेता है, तो बाद में आके केंद्र जो है राज्यों को जीएसटी बांटता है। तो क्या राज्य कभी केंद्र से बिगाड़ना चाहेंगे? ऐसे टाइम पे जब उन्हें ज्यादा जरूरत पड़े पैसों की, जब उनको ज्यादा चाहिए होगा, निधि वगैरह पास करवानी हो, जो भी उनको पैसा चाहिए होगा स्टेट के लिए, काम के लिए, तो थोड़ी सी वीडियो में दिक्कत आ गई थी और रुक गया था कैमरा, ठीक है। मैंने यहाँ तक समझा देता कि केंद्र को अगर निधि चाहिए होगी, कोई पैसे चाहिए होंगे, अपना व्यय करना होगा, जो भी खर्चा करते हैं स्टेट में, तो वो स्टेट में जो भी स्टेट का जो भी खर्चा होता है वो केंद्र पे डिपेंड होता है। जीएसटी जो भी आता है सारा केंद्र के पास होता है, फिर केंद्र आके सब में बांटता है। तो ऐसे में कोई भी राज्य केंद्र से बिगाड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र के पास से होती हैं। इसलिए जो हमारी शक्ति में जो निष्ठा का आधार होता है, इसलिए निष्ठा बनी रहती है, ताकि उन्हें पता है कि हमारा काम केंद्र से पड़ता रहेगा। इसलिए राज्य निष्ठा के आधार पर काम करते रहते हैं, और उनको और केंद्र को भी पता है कि हमारा काम कभी ना कभी, जैसे कोई बिल पास करवाना हो, सीए
जैसे संविधान में संशोधन करना हो, इसमें राज्यों की जरूरत पड़ती होगी, तो फिर उसमें क्या होगा कि राज्यों की जरूरत पड़ती है। जैसे राज्यसभा की होती है, जो राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं जो राज्यों से आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि केंद्र का भी निष्ठा राज्यों से बनी रहती है, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, पर कहीं ना कहीं एकात्मक पहलू दिखाई देते हैं कि हमारे जो राज्यों के पास कम शक्तियां हैं और केंद्र के पास जा सकती हैं। हमने एक पैटर्न ही अपनाया, पर ऐसा नहीं कि हर बार ही, कुछ जगह पे ऐसा है जहाँ पे केंद्र की सर्वोच्चता है, बाकी सब काम एक दूसरे के सहयोग से ही चलता रहता है। इसलिए हमारे संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है वो अच्छा सा डिफाइन किया हुआ है, और कभी कभी गतिरोध पैदा हो जाता है तो उसके लिए न्यायालय है। तो ठीक है, हमारी जो केंद्र की शक्तियां होती है किस पे होती है, केंद्र राज्य के संबंध किस पे ठीक होता है, निष्ठा के आधार पर, ठीक है। यहाँ कोई कानून नहीं है, ठीक। और ये यूएसए में वहाँ मान्यता प्राप्त है, वैधानिक मान्यता, मतलब वहाँ कानून बने हुए एक तरीके से कि ये इसके शक्तियां, ये इसकी शक्तियां, केंद्र और राज्य शक्तियां डिफाइन की हुई हैं उनके संविधान में। और यहाँ पे कॉन्फेडरेशन मतलब महासंघ, जहाँ पे वो पूरे सोलह संघ, वहाँ भी निष्ठा के आधार पर होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ काम अच्छा होता होगा यहाँ नहीं होता होगा, यहाँ भी होता है, क्योंकि ये हमारा सबसे विशिष्ट संविधान है, अलग संविधान है। हमने एक आगे पहलू तो अपनाया गया है, पर हम विशिष्ट संविधान है हमारा, तो इसलिए अपने संविधान के बारे में ज्यादा अच्छे से एलोबरेट किया गया है संविधान में, इसलिए इतना बड़ा संविधान भी है। तो ठीक है, आगे करते हैं। ठीक है, इतना हो गया ना, लिख लिया होगा। अभी हेडिंग मिटा देता हूँ, इसके बाद आएगी भारतीय संविधान में व्याप्त एकात्मक लक्षण, मतलब ये दोनों की कहाँ पे केंद्र जहाँ रहती है। जैसे कि अब भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर जब पहले था तो वो भी हमारे में आ गया था, तो हमारे ही, और जो पहले उसका नया संविधान, अलग संविधान था, अलग झंडा था, अलग सब कुछ था। तो पहले अब क्या हो गया, भारत संविधान, कभी एक आ गया उत्तर प्रदेश संविधान, शिमला वो हिमाचल प्रदेश संविधान, हरियाणा संविधान नहीं, राज्यों का संविधान नहीं होता, भारत का संविधान होता है, तो इसलिए भारतीय संविधान कहा जाता है। और नागरिकता, ठीक है, नागरिकता की हमारे भारतीय नागरिकता है, ना कि किसी स्टेट की, ना कि किसी जिले की, हमारे यहाँ पे एक ही नागरिकता है, जिसे कहते हैं भारतीय नागरिकता। अब जैसे आपातकालीन शक्तियां जब लगती हैं, ठीक, आपातकालीन परिस्थितियां जब होती हैं, थर्ड में ही है, ठीक, आपातकालीन परिस्थितियां जो उत्पन्न होती हैं, ठीक। पहले तो कौन कौन से आपातकाल होते हैं वो पता लगना चाहिए, ठीक है। तो हम बताते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक, एक होता है राज्य, जैसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं कई जगह, ठीक, एक होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट लॉ, होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक। तो देखो, प्रेसिडेंट शासन, स्टेट लॉ, सॉरी, स्टेट इमरजेंसी,
प्रेजेंट इमरजेंसी भी कहते हैं। तो अब क्या हो गया, जैसे नेशनल इमरजेंसी जो राष्ट्र पे लग गई, जैसे किसी युद्ध हो गया, कुछ हो गया, तो वो चीज़ क्या हो गया, वो नेशनल इमरजेंसी होगी, राष्ट्र पे होगी। तो सारी सत्ता किसकी अंतर्निहित होगी, राज्य के अंतर्निहित होगी। ठीक। अब जैसे कि राज्य में कैसे लगता है आपातकाल, जैसे कि राज्य का शासन प्रशासन की प्रक्रिया सुचारू रूप से ना चल सके, राज्य की जो शासन प्रशासन है सुचारू रूप से ना चले। मान लीजिए कि ट्रेन है ट्रेन एक दिन, उसमें राज्य जो होता है, ट्रेन किसके अंदर होती है, ट्रेन जो अंडर होती है केंद्र सरकार के अंडर होती है। ठीक। और उसका जो संचालन, उनकी जो रखरखाव, उस पर संपत्ति किसी को हानि ना पहुंचे, वो राज्य के अंडर में होता है। तो ट्रेन तो हर राज्य से भी गुजरती है ना। तो जैसे कि मान लो किसी को साउथ में जाना है नॉर्थ से, तो कितने राज्यों की गुजरेगा, केंद्र कहाँ तक देखेगी। तो सारा शासन तो राज्य के हाथ में होगा, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी, उसके ठीक से चलने की जिम्मेदारी, सुचारू रूप से काम करने की जिम्मेदारी, वो सारी केंद्र के हाथ, राष्ट्र का, उसके सॉरी राज्य के हाथ में होती है। तो अब राज्य की गलती, यहाँ पे केंद्र अपने हाथ में शासन ले सकते हैं जब राज्य उसको ठीक से ना कर पाए। जैसे कि ट्रेन जा रही है, उसे लूट लिया गया, यूपी केंद्र की ट्रेन है, यूपी में ऐसे लूट ली गई, तो एक बार हो गया, ठीक है, उसको देखा जाएगा, परखा जाएगा, सब कुछ होगा। पर जैसे ही अगर 2 बार की घटना, 3 बार की घटना, 4 बार की घटना, मतलब इसका मतलब तो स्टेट कुछ कर नहीं पा रही है, सब कुछ बेकार है, स्टेट चला ही नहीं पा रही है, जो वहाँ की सरकार है स्टेट को चला ही नहीं पा रही। तो क्या करेगी, जो क्या नाम है, केंद्र सरकार है, वहाँ का शासन प्रशासन अपने हाथ में दे देगी, प्रेसिडेंट लॉ लगा देगी वहाँ पे। तो प्रेसिडेंट के द्वारा इसमें शासन करेगी केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार जो प्रेसिडेंट किसे लॉ करेगा, वो एनफोर्स करेगा, जो केंद्र सरकार के जो नियम होंगे हमारे पास, जो केंद्र सरकार अधिसूचना भेजेगी, जो कुछ भेजेगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और उसके राष्ट्रपति के अंडर में केंद्र उसको चलाएगी जब तक वहाँ चुनाव नहीं हो जाते, दूसरी सरकार नहीं आ जाती। ठीक है। तो ये तो होगी ये। और वित्त इमरजेंसी क्या होगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी। तब भी जैसे राज्यों में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी गई, तो वहाँ का सारा जितना अनुबंध हो, जितना भी वहाँ पे पैसे होंगे, जो कुछ होगा, सब कुछ उनको वही चलाएगा, केंद्र ही चलाएगा, राज्य के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा फिर, अगर वहाँ पे वित्त इमरजेंसी लगा दी गई। तो ये तीनों चीजें होती हैं जो इमरजेंसी हमारे लगती हैं। तो आपातकालीन परिस्थितियों में पता लग गया कि केंद्र जो है सर्वोच्च है राज्य से, तो इसलिए एकात्मक पहलू दिखता है कहीं ना कहीं। ये जो होता है इसका अनुच्छेद 352, ये अनुच्छेद 356, ये अनुच्छेद 360। ठीक। तो ये चीज देखने हो गया कि यहाँ पे एक आपको पहलू दिखाई देते हैं हमारे संविधान में कि इस केंद्र को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। और एक हद तक ठीक है, क्योंकि केंद्र को बहुत सारे राज्यों के साथ समन्वय बैठा के चलना पड़ता है, और राज्य होता है वो अकेला खुद का होता है। तो इसलिए ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा राज्य गरीब है, क्या है, किसका फंड किसको बांटना चाहिए, कितना फंड देना चाहिए। ये नहीं कि गुजरात सबसे अमीर है तो उसको भी उतना ही वो चीज़, और जो बिहार सबसे गरीब है उसको भी उतना ही वो चीज़। तो नहीं, ये चीज़ देखनी पड़ेगी कहाँ पे ग्रोथ कम है, तो उस हिसाब से फंड को वितरण किया जाएगा। तो ये केंद्र ही करेगा, क्योंकि राज्य तो अपने बारे में सोचेगा, जो राज्य वो सोचना भी चाहिए क्योंकि उससे अपना राज्य आगे बढ़ाना है। परंतु केंद्र जो है वो ऐसा नहीं सोचेगा, वो वितरण इस प्रकार से करेगा कि किसी भी तरीके से समावेशी हो, समावेशी विकास हो, मतलब पूरे भारत में समावेशी विकास हो। अब किसी को कंपनी डालनी है तो पहले गुजरात के बारे में सोचेगा, ठीक, बिहार के बारे में नहीं सोचेगा। क्यों? वहाँ पे बिहार में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जैसे कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और रेल परिवहन की सुविधा, सब कुछ, और स्किल्स वगैरह, और शिक्षा का स्वास्थ्य शिक्षा, सब कुछ देखा जाएगा वहाँ पे। तो जो भी इन्वेस्टर आएगा तो पहले गुजरात को करेगा, ठीक है, गुजरात में करेगा इन्वेस्ट। क्यों करेगा वो बिहार में जाके? नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ सब कुछ नहीं मिलेगी, हमें टेक्नोलॉजी नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, सब कुछ नहीं है। यहाँ पे गुजरात में देखेगा यहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसीलिए केंद्र क्या करता है, ये फंड उठा के बिहार को भी दे सकता है, देता भी है ज्यादा, क्योंकि ये तो पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये तो पीछे हो जाएगा, और गुजरात तो पहले से आगे, इसे उतने फंड देगा तो होता रहेगा काम, खराब हो जाएगा स्थिति। इसलिए ये जो पता लगता है कि हमारे एकात्मक पहलू है तो संविधान में, वो बहुत हद तक ठीक भी है और होना भी ऐसा चाहिए। ठीक है, तो आगे करते हैं, पता आप अपना लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। 3 हो गए ना पॉइंट इसके।
चौथा पॉइंट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 252 में वर्णित उत्पन्न। अब देखो यहाँ पे क्या सर्वोच्च दिखा देते हैं, एक आध वैल्यू दिखा देता है कि केंद्र सर्वोपरि है। यहाँ पे दो राज्यों के बीच कानून बनाने की बात होती है जब भी क्लासेस होते हैं, तो केंद्र के कानून को वरीयता दी जाएगी। जैसे कोई भी कानून बनेगा दो राज्यों के बीच मध्य, तो जैसे कि अभी बॉर्डर हो गया, तो बॉर्डर में इधर बिहार का बॉर्डर है, यूपी का बॉर्डर है, अगर दोनों में क्लासेस होते हैं कि हमारी बस ये ऐसे इतना चार्ज लगेगा, इतना शुल्क लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो क्या करेगा, इन दोनों में गतिरोध हो जाएगा कि नहीं मेरा मानो मेरा मानो। तो इसमें केंद्र बंटवारा कर सकती है, निपटारा कर सकती है इस चीज का, तो कानून केंद्र का माना भी जाएगा। ठीक, तो पांचवा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 253 वर्णोपन। इसमें क्या है, इसमें कैसे केंद्र बोला कि जो भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो केंद्र इसमें बता सकता है कि नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आप लोग इस राज्य में कर सकते हो, हमारे इस राज्य पीछे यहाँ पे आप काम कर सकते हो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, ये कर सकते हो। तो इसमें ना होकर कोई राज्य नहीं करेगा अगर उस राज्य की भलाई के लिए काम किया जा रहा होगा तो उस राज्य में उस बात में भी जो जो ओवरसीज रिलेशंस बनाने होते हैं वो भी केंद्र के हाथ में होते हैं, जो किसी देश से बनाने होते हैं, तो वही कहते हैं ओवरसीज रिलेशंस। ठीक है, तो उनको भी केंद्र ही सर्वोपरि माना जाएगा कि जो केंद्र कहेगा वही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद संविधान की 7वीं सूची में वर्णित जो भी बदल दिए गए जो भी उपबंध। ठीक, जैसे कि आपको पता है कि कानून कैसे बनते हैं, 3 तरीके हैं। कौन कौन सी सूची है बता दें हमें। संघ सूची है, समवर्ती सूची है, यहाँ पे राज्य सूची है। तो 3 तरीके की सूचियां बताई गई हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे तो केंद्र को संपूर्ण अधिकार है कानून बनाने का। ठीक है, यहाँ पे दोनों कानून बनाएंगे, केंद्र भी राज्य भी। तो केंद्र के कानून को प्रथम स्थान मिलेगा। ठीक, अगर दोनों के बीच में क्लासेस हो रहे हैं केंद्र राज्य में, तो केंद्रीय कानून को पहले प्रथम स्थान मिलेगा और राज्य को कानून बनाने, राज्य को साधारण कानून बनाने का अधिकार है। इसकी डिटेलिंग बाद में करेंगे। ठीक, यहाँ पे फिर केंद्र राज्य को संपूर्ण अधिकार नहीं है। उससे क्या पता लगता है कि यहाँ तो केंद्र तो संपूर्ण अधिकार है ही, खुद तो बनाएगा। यहाँ समवर्ती सूची मतलब दोनों होंगे, दोनों नहीं है, पर यहाँ पे केंद्र के कानून को पहले स्थान दिया जाएगा और द्वितीय स्थान राज्य के कानून को दिया जाएगा। अगर 2 कानून कोई बनाता है, अगर कोई भी केंद्र कानून प्रस्तावित करता है कि ये कानून है, तो फिर भी राज्य नहीं मानेगा, तब भी कानून को उसको प्रथम स्थान दिया जाएगा केंद्र के। ये दोनों का बहस होगी, सब कुछ होगा, वो पेश भी किया जाएगा, सब कुछ होगा, पर जो प्रथम स्थान है वो केंद्र के कानून को मिलेगी। और यहाँ पे संपूर्ण अधिकार नहीं है, राज्य की सूची में भी इसको संपूर्ण अधिकार नहीं है, यहाँ भी केंद्र हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना लिख लीजिए। ठीक है, तो समवर्ती सूची में कुछ ऐसी परिस्थितियां जहाँ पे केंद्र कानून बना सकता है जो उसके ऊपर होगा, राज्य के ऊपर होगा, राज्य कानून।
तो बता दो कौन कौन से परिस्थिति है। ये 6 पॉइंट के अंदर ही में आएगा, ठीक है, जो हम आगे लिखाऊंगा अभी। नोट्स आगे लिख दें उस पेज से। कुछ अति विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ अति विशिष्ट परिस्थितियों में केंद्र राज्य सूची में कानून बना सकती है जिससे जब कानून व्यापक राष्ट्रहित में दिखाई देता हो। ऐसे केंद्र को कानून बनाने के लिए कहे और राज्य ना बनाने दे, तो केंद्र तभी बना सकती है अगर वो राष्ट्र हित में दिखाई देता हो, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर 370 हटाना केंद्र के तो हाथ में भी था और केंद्र हटाया नहीं, पर केंद्र मान रही थी इस चीज को, पर जम्मू कश्मीर की सरकार है वो कोई नहीं मान रहा था, तो उनके पर उससे पता है कि राष्ट्रीय हित के लिए कानून हटाया गया जो 370 और राष्ट्रीय हित के लिए 35 से जो हटाया गया राष्ट्रीय हित के लिए, तो वैसा कर सकती है, जो कि किया उन्होंने। जबकि अलग संविधान था, सब कुछ अलग था, तो इसमें हमारे कुछ ऐसे रहे होंगे उपबंध, ऐसे प्रावधान रहे होंगे, तो उन्होंने उसे करके हटा दिया उसको। तो ये तरीका है, केंद्र यहाँ पे हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है। तो राज्य सूची में भी इस जगह पे केंद्र हस्तक्षेप करते, जैसे कि पहला आर्टिकल 249, ठीक, 249 आर्टिकल में क्या इसमें बोला गया है, पहले आप इतना लिख लीजिए कि किसी भी विशिष्ट परिस्थिति में केंद्र जो है अगर अति विशिष्ट परिस्थिति होगी और राज्य सूची में भी कानून बना सकती है, अगर केंद्र को लगेगा या किसी को भी लगेगा देखने में, अगर वो कानून राष्ट्रहित में व्यापक राष्ट्रहित में साबित होता है तो, ठीक है, साबित हो भी ना, दिखाई भी दे, लगे भी कि हाँ इससे अच्छा रिजल्ट आएगा, तो वो कर सकता है ऐसा, ठीक है, ठीक। तो इसको कैसे लगाया जाएगा इसमें, सॉरी, यदि केंद्र को ऐसा प्रतीत होता है कि मौजूदा राज्य सूची में व्याप्त कानून को अलग प्रकार प्रस्तुत या बनाने पर राष्ट्रहित होता है तो केंद्र ऐसा कानून बना सकती है, ठीक है। क्या समझना आना चाहिए आपको। तो केंद्र ऐसा कानून बनाते हैं किसके, आर्टिकल 249 के जरिए। पर ऐसा कानून जो होगा वो साल में एक साल के लिए मान्य होगा, परंतु ऐसा कानून एक साल के लिए
ये पॉइंट याद रखने वाला है कि साल में 1 साल के लिए होगा। इसमें भी ऐड कर लो, ठीक है। नोट है ये, इसमें लिख लो या नोट कुछ भी कैसे भी लिख लो, इसके नीचे ही है, इसके साथ ही है। परंतु राज्यसभा कानून को अनगिनत बार पारित कर सकती है। ठीक, ये चीज आपको याद रखने वाली है, ठीक है। इसे लिख लो अब तक। लेकिन जब भी, और ये अगली बार पारित कर सकती है, पर जब भी पारित करेगी, जब भी पारित करेगी 1 साल के लिए मान लो, तो पहले ही बता, फिर बता दो। जब भी पारित करेगी 1 साल के लिए होगा, मानने होगा, ठीक है। याद रखना चाहिए। सॉरी, ठीक है। थोड़ी जगह बची है, मैं इसमें लिख देता हूँ और फिर मिटा दूंगा सारा। एक हो गया। एक आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 312। एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना हो। तो ऑल ओवर इंडिया की जो जॉब्स होती है उनका अगर सृजन और बनाना हो, जैसे संघ लोक सेवा आयोग बना हुआ है, कोई और लोक सेवा आयोग बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए 312 आर्टिकल ये केंद्र के सर्वोच्चता का परिणाम देता है कि इसमें एकात्मक पहलू व्याप्त हैं, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ये 6th के बाद अब 7th आएगा। ये 6th के अंदर ही पॉइंट थे ना, राज्य सूची वाला जो था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। तो अब 7वां ये पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 तथा 257 ये क्या बोलते हैं कि राज्य में शासन प्रशासन अगर विफल होता है तो केंद्र राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकती है और शासन प्रशासन की व्यवस्था अपने हाथ में ले सकती है, ठीक है। राज्य का शासन प्रशासन विफल होने पर यह बर्खास्त कर देगी सरकार, ठीक, और शासन प्रशासन अपने हाथ में ले लेगी। थोड़ी कठिन वर्ड बोलो तो केंद्र राज्य की शक्तियां अपने में समाहित कर लेगी, अपने आप से स्थानांतरित कर लेगी, स्थानांतरित कर लेगी, ठीक है। तो ये जगह से अपने आप में ले लेगी, ठीक है। ये 2 अनुच्छेद बताते हैं, ठीक है। अब एक मिनट, अनुच्छेद 155, ठीक है। राज्यपालों की नियुक्तियां
राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। केंद्रीय करती है नियुक्ति, और ये कब तक अपने पद पर रहते हैं? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहते हैं। कहने का मतलब है जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, चाहे राष्ट्रपति कब तक जाएगा, तब तक केंद्र चाहेगी। केंद्र चाहे तो राष्ट्रपति बोल के वापस बुला सकती है। इसलिए तो यहाँ पे फिर बड़ा हो गया, केंद्र हो गया ना बड़ा, तो इसलिए 155 याद रखने वाली चीज है। ठीक है, इसको लिख लो। अब इसका संविधान का भाग 3, इसमें बताया तो लिखूंगा नहीं, बस बताता हूँ कि किसी भी राज्य की सीमा को छोटा करना, नाम में बदलना, दो राज्यों को एक साथ करना, क्षेत्र बदल देना, ये सब केंद्र कर सकती है। पूछेगी सर उससे, राज्य से, अगर राज्य फ्री मना करेगी तब भी केंद्र चाहे तो कर सकती है। ये सारा सब केंद्र के हाथ में होता है, तो इसलिए केंद्र भी दिखाई देता है कि यहाँ पे सर्वोच्च है, शक्तिशाली है। किसी राज्य की सीमा को छोटा करना, क्षेत्रफल छोटा करना, तो ये दो राज्य बना देना, एक राज्य में समाहित कर देना, तो ये सब केंद्र कर सकती है। ठीक है, भाग 3 में दिया गया। ठीक है, अब एक अनुच्छेद नहीं, वैसे बता देता हूँ। कहाँ चला गया? ठीक है, मिटा दे रहा हूँ मैं अपना। सर हाँ ही होगा। उच्च न्यायालय राज्य में होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक, तथा उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी संसद में चलती है। हटाने की प्रक्रिया संसद में होती है। ठीक है, देखो इसमें तो राज्यों को हमारे हिसाब से, अगर जैसे कि राज्य के न्यायाधीश हैं तो राज्य को उसमें होना चाहिए हिस्सेदार, परंतु इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति चुनता है, और राष्ट्रपति क्या, वो जो हमारे जो केंद्र सरकार केंद्र सरकार चुनती है। ठीक है, साफ साफ सीधे सीधे वर्डों में कहा है। वैसे प्रक्रिया अलग होती है और अलग होती है। राष्ट्रपति हमारे कौन चुनते हैं? हमारे केंद्र सरकार चुनती है। फिर उससे क्या है, उसे हटाने की प्रक्रिया संसद में होती है। अगर न्यायाधीशों को हटाना तो उसकी प्रक्रिया भी संसद में होती है, जो कि लोकसभा सदन है, वो भी केंद्र के उसमें होता है, पूरा केंद्र मिलकर बनता है। तो उस ये इसलिए दिखाता है कि हाँ, यहाँ पे भी केंद्र ऊपर है। ठीक, तो यहाँ पे दिखाता है कि ऊपर है, इसलिए इसको इसमें भी दिया गया है कि हाँ, इसलिए इसको जो हटाने की प्रक्रिया वो संसद में ही है। तो संसद में अगर दोनों में होनी चाहिए थी, पूरी संसद के उच्च सदन में होती है, सॉरी। ठीक है, संसद में होती है, पूरे दोनों में ऐसे हटाया जाता है कि तो राष्ट्रपति जो भी कुछ है, तो केंद्र में संसद में वर्षा किसका होता है? केंद्र सरकार का, जो सरकार होगी मौजूदा, तभी तो सरकार बनी है। ठीक है, तो ये अगर राज्यों के अधीन होता, राज्यों के पास होता, तो ये राज्यों में विधानसभा में होता ना, नहीं होता ना, विधानसभा में नहीं होता। इसलिए केंद्र की जो विधायक बनाने वाली कार्यपालिका उसमें होता सब कुछ। तो ये विधायक में उसमें क्यों नहीं होता, विधानसभा में? क्यों? क्योंकि जो शक्ति दी गई है वो केंद्र के पास ही है। तो यहाँ पे भी एक आपने पहले दिखा देते हैं। ठीक है, अब 10वां है अनुच्छेद 324, भारत का निर्वाचन आयोग। राज्यों का आयोग होता है, पर राज्यों के चुनाव कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा चुनाव कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो उसके इसमें, और जो पंचायत वगैरह चुनाव करता है वो राज्य आयोग कराता है, पर फिर भी इसकी देखरेख नहीं करता है जो कुछ करता है। तो इसलिए इसमें शक्तियां ज्यादा है। भारत के निर्वाचन का आयोग, निर्वाचन आयोग का हेड कौन चुनता है?
जो अध्यक्ष होता है इसका वो भी केंद्र चुनती है, ठीक है। इसलिए लिखा था कि हाँ यहाँ पे केंद्र राज्यों से कहीं ना कहीं ऊपर है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अतताई हो जाएगी, केंद्र कुछ भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए भी और ज्यादा प्रक्रिया है। परंतु कहीं ना कहीं तो एक आदमी पहले दिखाई देते हैं हमारे संविधान में, ठीक है। ये चीज सोचने वाली है, ठीक है। तो इसने तभी कहा गया कि हमारा अलग तरीके से संविधान है। जब इस टाइम पे 2 केस थे जिनसे पता है जो मर चुके हैं अभी, केशवानंद भारती वर्सेस केएल राज। केस कर लो, विवाद कर लो, कुछ भी कर लो, बात कर लो, 1973 का। ठीक है, केशवानंद भारती जो ही मर गए हैं, पर उन्होंने बताते उसके उनके 1973 में पता लगा था कि हाँ हमारा जो फेडरल है वो केंद्र सरकार ने क्वासी जेनरेसिस फेडरल कहा गया था, सुई जैसा जब फेडरल, सॉरी आई मैं लिख कर आया था, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है उसको, सुई जेनरेसिस बोलते हैं उसे वैसे तो। एक केस और था, SR मुंबई मतलब भारतीय संघ, मतलब जो भारतीय राज्य था, ये संघ के साथ था 1985। ठीक, इन दोनों केस के आधार पर क्या हुआ था, सरकार ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों केस के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन फेडरल सिस्टम को फेडरल सुई जेनरेसिस का था। इसका मतलब होता है एक अलग प्रकार का संघात्मक सिस्टम या प्रणाली, एक अलग प्रकार की, जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, तो उसका मतलब हमारी पूर्ण तरीके से एकात्मक नहीं है, पर कुछ पहलू हैं जो एकात्मक दिखाई देते हैं हमारे संविधान में। तो इसलिए ये सारी चीजें 10 पॉइंट है, इनको थोड़ा याद रखने वाली चीज है, इनको याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है इनसे। तो अब जो क्वेश्चन बनेंगे उनको मैं लिखवा दूंगा, और इसको पढ़ना, रिवाइज करना अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, और हमारे साथ मैंने एक पूरा विवरण लिया है संविधान का। तो अब धीरे धीरे हम चैप्टर को उठाएंगे, तो ये बहुत ईजिएस्ट वे है इसको पूरा ले जाने का, कि संघात्मक क्या होता है, एकात्मक पहलू क्या होता है, कैसे समवर्ती सूची होती है, राज्य सूची होती है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये आपको देखना जरूरी है, ठीक है। तो इसको देखना आप बिल्कुल ध्यान से, और इसको रिवाइज करते चलना, ताकि मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोग क्लियर होता रहेगा कि क्या क्या पढ़ाया है। और थोड़े अलग हम सब्जेक्ट चालू करने जाएंगे, पर थोड़ा सा टाइम है उसमें, तो बिल्कुल उसमें वो टेंशन की बात नहीं है कि होगा स्टार्ट, पर थोड़ा टाइम है, क्योंकि चैनल नया है, अभी हमने नया नया चालू किया है, पर हम चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा दें, थोड़ा हम उसमें और इनोवेशन कर सकें, ठीक है। तो हम इनोवेशन करेंगे, पर अभी थोड़ा ये कैसे चल रहा है, जो पहले से जो पढ़ा तो वही पढ़ेगा जो दिया हुआ किताब में जैसे दिया गया, जैसे डिफाइन किया गया, पर मैं उसको अपनी तरीके से लेके चल रहा हूँ कि हाँ फैक्ट ना हो जाता, वैसा कॉन्सेप्चुअल बेस लेके चलो कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। तो थैंक यू। और मैं एक चीज इसमें फाउंडेशन अलग तरीके से नहीं, अपनी तरीके से लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा सूट करेगा। एक अपने तरह की संघात्मक प्रणाली, इंग्लिश में कहेंगे फेडरेशन ऑफ इट्स
ऑन का है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और अब आगे ढंग से पढ़ना और इसको ढंग से याद करना, ये केस कौन से है और चित्र कौन से, ठीक है। थैंक यू सो मच।